अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, हम आपको एक खुशखबरी बताना चाहते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में जहां बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कारोबार से परेशान है, कारोबारी हालात से परेशान है और मुख्तलिफ़ किस्म के अपने मुतालबात पेश करती रहती है हुकूमत को, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के जो फ्रूट्स हैं वो दुनिया भर में पहुँच चुके हैं और जो एक्सपोर्ट्स है फ्रूट्स की उसमें खासा इजाफा देखने में आया है इस साल ख़ास तौर पर। और जो फलों का बादशाह है आम, पाकिस्तान का आम माशाल्लाह वैसे भी मशहूर है और अब दुनिया भर में वो पहुंच चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग आम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी रही है आम की, उसमें पिछले सालों के मुकाबले में क्या बेहतरी आई है। कहा यह जा रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट्स हुई है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है आम के इस दफ़ा। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान मोहतरम शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ इंटरप्राइजेज़ के। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो इम्तियाज़ साहब बताइए कि आम कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं दुनिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि वी आर ब्लेस्ड, अल्लाह ताला ने हमें एक ये नेमत दी है आम जो है, और इसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं पूरा साल कब सीज़न आएगा। तो हमारी जितनी कम्युनिटी आउट ऑफ द कंट्री है, जितने लोग बाहर रहते हैं यूरोप में, फार ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, वो इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और अभी तक जो है वो एक्सपोर्ट्स में हमारा बतदरीज इजाफा ही हुआ है। ड्यू टू कोविड पेंडेमिक हम ये देख रहे थे कि शायद जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाए, और हमने जो एक्सपोर्ट टारगेट सेट किए थे वो तकरीबन 80,000 टन्स के सेट किए थे। अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट ईयर भी हमने 1,30,000 को क्रॉस किया। अच्छा। और इस साल भी हमारा जो टारगेट सेट हुआ है हमने उससे डबल सेट किया है। लास्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 80,000 से हमने 160,000 मेट्रिक टन की एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है, और इंशाल्लाह इट विल कंट्रीब्यूट अ ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज इन अवर कंट्री रिजर्व्स। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि मतलब हमें जो है वो इंशाल्लाह 1.5 मिलियन US डॉलर जो है वो इसमें मिलेंगे। क्या वजह है, आप इतने पुरुमीद क्यों हैं और इतना बड़ा टारगेट अचीव करने पे क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, एक तो जो है ना वो पैसेंजर ट्रेड कम हो गया हुआ है। पैसेंजर की जो फ्लाइट्स वगैरह जो चल रही थी, जो लोगों की ट्रैवलिंग थी, तो वो फ्लाइट्स जो एम्प्टी जा रही थी, हमें उसमें वो एक एज मिला कि उसमें हम कार्गो जो है वो पुट इन कर सकें, तो उसकी जगह कार्गो लिफ्ट ऑन हो रहा था। और लोग जो है वो पेंडेमिक में बड़ा एग्जॉस्ट हो गए हुए थे। तो ये एग्जॉटिक फ्रूट है, लोग इसको इंतज़ार करते हैं कि किसी तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि समर फ्रूट है तो लोग इसको एंजॉय भी करते हैं खाने में, और इसकी जो है वो चाहत भी बढ़ जाती है। तो ये हमें एक प्रिविलेज मिला, तो हमने उसको अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हर साल आपको जो फ्रीट है वो कार्गो जो है वो उसका स्पेस अगर ज़्यादा मिले, उसका कोटा ज़्यादा मिले, तो ये एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं मज़ीद। जी जी बिल्कुल। ये लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बड़ा शुरू से रहा है कि पाकिस्तान के अपने पास नेशनल कैरियर नहीं रहे हैं। जैसे PIA के पास इतनी ज़्यादा कार्गो की स्पेस नहीं होती है, तो हमें जो है वो रिलाई करना पड़ता है जो फॉरेन कैरियर है, जैसे दूसरी एयरलाइंस हैं जो बाहर दुबई की हैं या कतर की हैं, तो उन पर हमें रिलाई करना पड़ता है और मेजर चंक वो ले जाते हैं। अब चूंकि जो है वो उनके पास भी पैसेंजर्स नहीं थे, तो हमें ये एज मिला है। तो ये हमें इस पे फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए कि हमारे अपने नेशनल कैरियर के पास इतनी कैपेसिटीज़ हों कि हम यहाँ से कार्गो चार्टर फ्लाइट्स भेज सकें। अच्छा, तो इस हवाले से PIA ने भी कुछ इकदाम करने का ऐलान किया था और कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी एक्सपोर्टर्स के साथ और चीज़ें भी, तो वो चीज़ें हो पाई, फिर उस पर अमल हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। PIA बेहतर हुई जी। PIA ने जिस हद तक वो रिलीफ दे सकते थे उन्होंने दिया अपने एंड पे, लेकिन चूंकि जो है वो इस वक्त तमाम जो है वो फ्रेट्स जो है वो हाई हो चुके हैं ड्यू टू कोविड, जो है पैसेंजर्स नहीं है, तो फ्यूल चार्जेस भी उनको बेयर करने होते हैं, और फिर वो सारा कार्गो पे जब आप बर्डन ट्रांसफ़र करते हैं तो कार्गो की प्राइसिंग भी, फ्रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो कंपैरेटिवली बिफोर कोविड जो है वो फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं, लेकिन जो है वो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह PIA ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और उसको देखते हुए फॉरेन कैरियर्स को भी अपने प्राइसेस जो है वो फ्रेट्स जो है वो नॉर्मल रखने पड़े। अच्छा, राइट। तो इसका मतलब एक्सपोर्टर्स खुश हैं, जो आम के एक्सपोर्टर्स हैं खास तौर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत खुश हैं, और अभी मिड ऑफ द सीज़न है, और अभी ये सीज़न जो है वो अगस्त सितंबर तक चलेगा। तो वी आर होपफुल कि अभी हमने एक अच्छा सफिशिएंट वॉल्यूम अभी तक एक्सपोर्ट कर दी है, और हम अपना जो टारगेट हमने सेट किया उसको अचीव कर लेंगे। ज़्यादातर कौन से मार्केट्स हैं जहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी आम की मांग ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है? जी सबसे ज़्यादा तो देखें बाई सी जो यहाँ से कार्गो शिप होता है वो मिडिल ईस्ट के लिए होता है, जिसमें UAE की मार्केट है, सऊदीया की मार्केट है, बहरीन की, कुवैत की मार्केट्स हैं। ये ज़्यादा
यहाँ से कार्गो जाता है। इसके अलावा जो बायर जो यहाँ से शिपमेंट्स आती हैं वो ज़्यादातर यूके के लिए जाती हैं और यूरोप के लिए जाती हैं। फिर उसके अलावा कनाडा भी जा रहा है अब और यूएसए भी जा रहा है। फिर हम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं। जापान के लिए भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, वहाँ भी अच्छे वॉल्यूम्स जा रहे हैं। फर्दर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हमें कोरिया से भी क्वेरीज रिसीव हो रही हैं। 6 कंट्रीज़ की काफ़ी एक बड़ी ह्यूज डिमांड है, तो ये भी अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है हमारा जो है वो ग्रेजुअली। तो अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम कितनी किस्म का तैयार हो रहा है यहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, आम की इकसाम तो ऐसी हैं कि अब कलमी आम है, तो अब मोर देन 1000 वेराइटीज़ हो गई हैं अच्छा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन ये है कि जो रेनॉन्ड वेराइटीज़ हैं उसमें वही रेगुलर वेराइटीज़ हैं जो कि अच्छे वॉल्यूम में होती हैं, ह्यूज वॉल्यूम में होती हैं और एक्सपोर्टेबल हैं, जिसमें सिंदरी है, सिंदरी से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर हमारे पास चौंसा आ जाता है, फिर लंगरा है, फिर दुसहरी है, कलेक्टर है, तोतापरी है, बैगन फली है, लाल बादशाह है, अनवर अटोल है। तो ये सारी वैरायटीज़ जो हैं ये रिनॉन्ड हैं, जो हमारी कम्युनिटी हैं, जो एथनिक कम्युनिटी बाहर है वो सारी इससे फेमिलियर है, तो वो इनको बड़ा लाइक करते हैं और ये वॉल्यूम जनरेशन होती है, तो इस वजह से हम इसको अच्छी वॉल्यूम में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों का तो इंतहाई अहम किरदार है कि आम को प्रमोट करने में जी बैरून मुल्क भी खास हो। वैसे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे अक़साम के बारे में। जी, मोस्टली ज़्यादातर ये कॉमन वैरायटीज़ जो है वो लोग नहीं जानते। यहाँ पे लोगों को जो है वो 2-4 वैरायटीज़ ही ज़्यादातर जानते हैं बिल्कुल। लेकिन ये है कि एक्सपोर्ट के हवाले से जब हम चीज़ें होती हैं तो वो रिजेंबल करती हुई बाहर से जो वैरायटीज़ होती हैं, जैसे लाल बादशाह है वो इंटरनेशनल मार्केट में रेड सेंसेशन के नाम से जाना चाहता है, तो उसकी जो है वो हम रिजेंबलेंस करते हुए फिर बाहर फॉरेन मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में, हाइपर मार्केट्स में सप्लाई करते हैं। तो वैसे उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप लोग करते हैं बाहर इसकी प्रमोशन के लिए, और क्या इकदाम क्या करते हैं उसके लिए, क्या आप एफर्ट करें? जी, इसके लिए ऐसा है कि हमारे साथ कोलैबोरेशन होता है, TDAP है, फॉरेन मिशंस जो बाहर हैं, पाकिस्तान एम्बेसीज जो बाहर हैं, वो मिलके जो है हम मैंगो फेस्टिवल्स का इनेकाद करते हैं। मैंगो हाइपर मार्केट्स में जो है वो गाला का जो है वो इनेकाद करते हैं और डिफरेंट जो है वो हम इस तरीके से फ्री टेस्टिंग जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों के लिए, क्योंकि जब वो टेस्ट कर लेते हैं फॉरेनर्स को एक मरतबा तो फिर वो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसके बगैर रह नहीं पाते फिर वो। तो ये एक्टिविटी भी इस सीजन के दौरान ही जी होती बिल्कुल, है? ये सीजन के दौरान चलती है और इसमें हमारा कोलैबोरेशन जारी रहता है। हमारा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें बड़ा साथ रहती है। फिर PHDEC है, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट बोर्ड है, वो इसमें साथ रहता है। और फॉरेन मिशन जिस तरह मैंने आपको बताया, जितने कमर्शियल अटैचीज़ हैं वो इस हवाले से बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी मैंगो कैंपेन कैसे चलानी है, कैसे हमने जो है वो वहाँ भी डिग्नेटरीज को कैसे हमने गिफ्टिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है, देना है। एक बड़ा सा गिफ्ट बिल्कुल एक प्रीशियस गिफ्ट होता है कि जब जाता है तो वो लोग भी बड़ा अमेज हो जाते हैं। जैसे हॉलैंड की क्वीन है, उनकी फेवरेट है पाकिस्तानी मैंगोज, और उसके लिए इस साल भी उन्होंने कमेंट्स बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं पाकिस्तान एम्बेसी को। और इसी तरह मलेशिया के किंग हैं, वो बड़ा इसको लाइक करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि अपने घर में भी आम के पौधे लगाए जाएं जो पाकिस्तानी आम है। अच्छा, इसके लिए उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल यहाँ से हमसे मंगवाए पौधे। जी बिल्कुल, हमने मदद की, हमने उन्हें पौधे भेजे हैं, वो उन्होंने अपने घर में लगाए बाकायदा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये डिग्नेटरीज के पास जाते हैं और हमें पाकिस्तान को भी एक अच्छा उसका फीडबैक मिलता है और हमें भी जो है खुशी होती है। अच्छा, ये बताएं कि आम तो माशाल्लाह वैसे इतनी टेस्टी एक वो है, फ्रूट है और फलों का बादशाह भी उसे कहा जाता है आम को। तो साला साल बाहर में बैरून मुल्क साला साल भेजने के लिए, या जैसे हर मौसम में वहाँ पे मिल जाए, ऐसे हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है कि अगर स्टोरेज की और चीज़ों की कि आप उसको बाद में भी एक्सपोर्ट कर सकें, या सिर्फ सीजन ओनली होता है? जी बिल्कुल, हम इसमें भी थोड़ा सा लैग करते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है। जैसे हम बैरूनी दुनिया को देखते हैं, थाईलैंड को देखते हैं, तो वो प्रोसेसिंग की तरफ ज़्यादा है। हम इस वक्त तक जो है वो सिर्फ रॉ प्रोडक्ट को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें वो वैल्यू नहीं मिल पाती। हमें इस तरफ बिल्कुल सोचना पड़ेगा और आना पड़ेगा। हमारे कंपैरेटिवली जितने मुल्क हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ भी अगर हम ले लें, और जिस तरह मैंने आपको थाईलैंड की मिसाल दी, 12 महीने उनके पास ड्राइड मैंगोज अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है ममालिक वो उसके पल्प जो है वो स्टोरेज कर लेते हैं कि आपको पूरा साल उसका शेक मिल सकता है, और डिफरेंट उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आपको पूरा साल अवेलेबल होती है। ये हम थोड़ा सा लैग करते हैं, यहाँ लोगों के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, गाइडलाइन भी नहीं है, और थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए कि फिर गवर्नमेंट में चीज़ों में और रिसर्च डेवलपमेंट में अगर चीज़ें बेहतर हो जाएँ, पैकेजिंग में कुछ बेहतर हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह ये हम सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अच्छा, राइट। और इस हवाले से जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिटी की भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, और AMPAC भी है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम है, तो
ये भी हेल्प आउट करते हैं इसको, इस बिजनेस को आगे इंट्रोड्यूस कराने में या नई मार्केट्स को सर्च कराने में? जी बिल्कुल, ये बॉडीज़ अपने अपने तौर पर इंडिविजुअली काम करती रहती हैं। और जैसा कि आपको इल्म है, अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम ने अभी जो है वो रिसेंटली ये सिलसिला किया है कि जो है उन्होंने एक प्रेस क्लब में एक शो का इनेकाद किया जिसमें मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया लास्ट वीक। और उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है भरपूर तादाद में लोगों ने शिरकत की है प्रेस क्लब से, उनके मेंबरान ने और लोगों प्रेस क्लब के हवाले से बात करनी है। और इनफैक्ट मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, मेरी फैमिली भी मौजूद थी। जी। और आपको मजे की बात होता है कि पहली बार जो लाल बादशाह आम है वो मेरी वाइफ ने पहली बार टेस्ट किया उसको। अच्छा, माशाल्लाह, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसकी बार बार डिमांड आ रही थी, उन्होंने कहा ये तो पहली दफा मैंने टेस्ट किया। मैंने कहा बिल्कुल मार्केट में मौजूद है हमारे, एक वेरी यूनिक टेस्ट है। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। और लोकल मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। हाँ, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पाकिस्तानी मैंगो है या वैरायटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो ये बताइए कि ये बिजनेस टू बिजनेसेस तो काम चल ही रहा है, लेकिन ये कि गवर्नमेंट लेवल पे जैसे डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे TDAP भी उसमें अगर हेल्प आउट कर रहे हैं, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज और हैं कि अगर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी सपोर्ट कुछ और ज़्यादा क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे ये हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकती है? जी, हमारे यहाँ सिलसिला ऐसा है कि क्वारंटाइन के कुछ इश्यूज होते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा असिस्ट किया जाए पाकिस्तान को, तो उन ममालिक में जहाँ हमारा भी एक्सेस नहीं है, हम वहाँ बड़ा ईजीली एक्सेस ले सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसी तरह है कि जब तक वो मिलेंगे नहीं आपस में, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं क्वारंटाइन की, वो जब तक साइन नहीं करेंगे और चीज़ों को फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, चैनलाइज नहीं करेंगे, तो चीज़ें मुनासिब वॉल्यूम में एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। फिर फर्दर जो है वो कुछ ड्यूटी के वहाँ पे टैक्सेस के कुछ रेशो होते हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा तुर्की का। तुर्की में इस वक्त जो है वो 35% ड्यूटी है, गो कि हमारा ब्रदर कंट्री है। लेकिन जब तक हम उनसे टेबल टॉक नहीं करेंगे और इसको हम किसी तरीके से किसी FTA में या उनसे कोई कंसेशन लेके इसको नहीं लेके आएंगे, तो वहाँ के लोग इसको एक क्वांटिटी में एंजॉय नहीं कर सकते। अब बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी जाती है। एक तो वैसे ही एयरलिफ्ट हो रहा होता है, बड़ी हाई प्राइस होती है, फिर फर्दर उस पर एक हैवी ड्यूटी उस पर अगर हिट हो जाए तो वो फिर कंपेटेबल नहीं रहता उस मार्केट में। तो इस हवाले से आपने कोई रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को कि वो उसके हवाले से क्या करें? जी बिल्कुल। या कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स आप लोग सजेस्ट करें कि वो उस पर जाए, चीज़ें करें? इसमें हमारे बहुत सारे ममालिक से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए होते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कमोडिटीज़ लिस्ट इन नहीं होती हैं, और अगर लिस्ट इन ये होती हैं तो उस पर भी कोटा सिस्टम होता है। तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि एक तो मैंगो को जो है वो कोटा भी मैक्सिमम मिल जाए, और अगर लिस्ट नहीं है तो उसको लिस्ट किया जाए। तो ये हमारी कोशिश होती है, और इसके लिए हमारी वक्तन फ़वक्तन जो है वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को जाती रहती हैं, हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो होता है, कि इसको एक हाई लेवल पे उन्हें मीटअप करना होता है। राइट, लेकिन हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आपने कराची प्रेस क्लब के हवाले से बात की, और कराची फेस्टिवल में मैंगो फेस्टिवल हुआ कराची प्रेस क्लब के अंदर। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब जनाब रिजवान भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप बिजी थे। तो थोड़ा सा कराची प्रेस क्लब में जो मैंगो फेस्टिवल आपने कराया था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसका रिस्पांस कैसा रहा? जी देखें जी, पहली दफ़ा हमने क्लब में मेम्बरान के लिए, सहाफ़ियों के लिए, उनके एहलिहाना के लिए एक मैंगो फेस्टिवल किया था। और माशाल्लाह हमारे साथ ये जो बैठे इम्तियाज़ भाई, ये हमारे पार्टनर थे इसमें, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैं समझता हूँ कराची में मेरे ख्याल से कोई मैंगो शो होता नहीं है, तो हमने फॉर द फर्स्ट टाइम ये मैनेज किया कि मैंगो शो करें सहाफ़ियों के लिए, उनके बच्चों के लिए। और इसमें तकरीबन हमारे पास तो जो फिगर आई 1000 से 1500 लोगों ने शिरकत की है इसमें। और इसमें हमने जो इम्तियाज़ भाई हैं उन्होंने 20 वैराइटीज रखवाई थी मुस्लिम मैंगो की ना। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, और लोगों की डिमांड है कि वो इसको हासिल करें। अच्छा, तो वैसे आप वैसे पर्सनली खुद भी, आप तो माशाल्लाह बिजनेस भी कवर करते रहे, आपको तो शायद पता होगा कि आम की इतनी सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन बहुत सारे बाकी लोगों को पता नहीं होगा। तो इस हवाले से क्या फीडबैक आया लोगों का, नए टेस्ट देख? असल में ये बच्चों के लिए एक बड़ा आगाही का, बड़ा अवेयरनेस का फेस्टिवल था, जिसमें बच्चों ने क्या, बड़ों को मालूम चला कि पाकिस्तान में कितनी वैरायटीज होती हैं। अमूमन हम जो आम खाते हैं, सिंगड़ी खा लेते हैं, लंगड़ा खा लेते हैं, यहाँ एक दो वैरायटीज खा लेते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी वैरायटीज होती है कि जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं, दुनिया भर में मशहूर है वैरायटीज। तो ये समझे एक तरह से अवेयरनेस और एक तरह से आगाही का भी जो फेस्टिवल था, इसमें लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में कौन कौन सी वैरायटियाँ पैदा होती हैं आम की। राइट, तो आपका इरादा है कि इसको कंटिन्यू करने का? डेफिनेटली इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जो पहला साल था हमने समझे कि टेस्ट ट्रायल के तौर पे किया था इस मैंगो फेस्टिवल को,
और जो हमें रिस्पॉन्स आया है उसको हमें लाजमी अगले साल करना पड़ेगा। यानी इस साल अगर जो कम लोग आए तो हम समझते हैं अगले साल उससे ज्यादा लोग आएंगे। और हमें उम्मीद है जो हमारे स्पॉन्सर थे इम्तियाज भाई, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। इम्तियाज भाई इंशाल्लाह। और वाकई रिजवान भट्टी साहब, ये बहुत ही अच्छा मौका था और मैंने खुद भी इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त बात थी। और ज़रूर इसको कंटिन्यू रखिए और जो भी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह वो भी आपको मिलती रहेगी। हम तो समझ रहे थे कि 200-300 लोग आ जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन उसमें जो हमें जो लोग थे, जो पार्टिसिपेशन के लोगों की हमारी तो से काफी ज्यादा थी। हमने समझा था कि हमने जो एस्टिमेट किया था तो ये 300-400 लोग आ जाएंगे, लेकिन जो पब्लिक आई, जो हमने डेटा जमा किया है, तो तकरीबन 400 फैमिलीज थी। फैमिलीज यानी 400 फैमिलीज आएंगे, और एक फैमिली अगर हम 4 मेंबर भी लगाएं तो हमें समझे 1500-1600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस मैंगो फेस्टिवल में। और ये बड़ी हमने शॉर्ट टाइम पे किया था, यानी हमारे टाइम भी कम था, लेकिन हमारी टीम अच्छी थी, पूरी बॉडी ने, सदर साहब ने, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने, तमाम लोगों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, बड़ा अच्छा मैनेज किया इसको। और हम समझते हैं कि इस कोरोना था, कोरोना के बाद जो है लोग वैसे ही घरों में बैठे हुए थे, तो लोगों को एक्टिविटी मिली अच्छी, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों और फैमिली के साथ निकलें और आके उसको मैंगो फेस्टिवल देखें। बिल्कुल सही बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए जो आपने ले लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान भट्टी साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो जनाब, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया ना, लोकल मार्केट भी बहुत सारी मार्केट पड़ी हुई अभी बड़ी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, लोगों को पता चलना चाहिए, खास तौर पे हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि किंग ऑफ फ्रूट्स कहते किसे हैं, क्या है उसकी जो है वो लज्जत क्या है, उसमें कितनी वैरायटीज़ हैं, फ्लेवर्स कैसे हैं। एक बड़ा हेल्दी फूड है और ये इसमें कैल्शियम, आयरन और डिफरेंट इसमें जो है विटामिन हैं, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्दी फ्रूट है। और आपके पास अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड एक ये चीज़ दी है कि इतना चीपली अवेलेबल है। लोग इसको बड़ा हाई प्राइस पे लेते हैं। जिस तरह हम यूएस जो एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ अगर आप 1 kg की बात करें तो आपको $25 में 1 kg जो है वो वहाँ पे मैंगो मिलेगा। तो यू कैन इमेजिन कि कितना एक्सपेंसिवली वो बाय करते हैं और उसके बाद फिर वो इसको एंजॉय करते हैं। तो हमें तो बड़ा चीपली अवेलेबल है और हमें इसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। इससे घबराना नहीं चाहिए हमें, जो हम समझते हैं कि हमारी मार्केट में तो आम महंगा है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि लोगों के यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जी पाकिस्तान से जो अच्छा मैंगो होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो है वो बी क्वालिटी। ये बड़ा एक मेजर जो है वो लोगों के मिसकंसेप्शन है। और इसकी क्लैरिफिकेशन बड़ी इजी है कि पाकिस्तान में 20 लाख टन 2 मिलियन टन्स मैंगो होता है और जो उसकी एक्सपोर्ट है वो लेस देन 10% है, मतलब 10% से भी कम जो है वो हमारे प्रोडक्शन का जो है जो प्रोड्यूस होती है उसका वो एक्सपोर्ट होता है। तो हम बाकी सारा लोकल खपत होती है। तो जो लोग इसको यहाँ भी जो है वो प्रिजर्व करते हैं, चीज़ें करते हैं, वो प्रीमियम क्वालिटी लेते हैं। या अगर आप किसी हाई एंड मार्केट में चले जाएंगे तो वहाँ आपको हाई एंड प्रीमियम क्वालिटी मिल जाएगी। फिर इसके अलावा अब एक बड़ा अच्छा ट्रेंड आ गया है कि लोग इसको गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप किसी को केक प्रेजेंट करें या मिठाई प्रेजेंट करें। जब आप उनको बॉक्स ऑफ मैंगोज जो है प्रेजेंट करते हैं एज अ गिफ्ट, तो एक अच्छा गेस्चर जाता है और लोग भी इसको एंजॉय करते हैं कि जी एक हेल्दी चीज़ आई, एक हेल्दी फ्रूट आया है जिसे हम टेस्ट वाइज भी एंजॉय करेंगे और एज अ डेजर्ट्स भी हम इसे एंजॉय करते हैं। और एक हमारी जो है वो तोहफे तोहफे देने से मोहब्बत भी बढ़ती है इससे। सही, बिल्कुल सही बात। अच्छी बताइए कि आप बैरून मुल्क भी जाते रहते हैं, तो वहाँ आम का जो प्रोसेसिंग का हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिसेस हैं जी, बाहर के प्रैक्टिसेस क्या हैं और उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के हवाले से हमारे यहाँ कितना काम हो रहा है? जी, ऐसा है कि बाहर जो है ना वो इंडस्ट्री बड़ी डेवलप है। वहाँ इसके हवाले से हर प्रोड्यूस के हवाले से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होते हैं और वहाँ इसकी प्रॉपर तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जो भी आपको इसके हवाले से प्रोसेसिंग, वैक्सिंग, पॉलिशिंग और इसकी क्लीनिंग के हवाले से जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी अंडर वन अम्ब्रेला अवेलेबल होती हैं। तो हमारे यहाँ अभी इस तरह की लैकिंग है। अभी हम बड़ा डेवलपिंग स्टेज पे हैं, हमें अभी बड़ा ग्रूम होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें वैल्यू एडिशन में जाने की बड़ी ज़रूरत है। हम जिस तरह पूरा साल इस चीज़ को अपनी इंजॉय नहीं कर पाते, 2 से 3 महीने हमें मैसर होते हैं इसके मैंगो के और उसी में हम इसको करते हैं, फिर पूरा साल हमें इसका इंतज़ार करना पड़ता है कि कब मैंगो आएगा और कब हम इसे इंजॉय करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ें इसकी प्रिजर्वेशन की, इसको जो है वो डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करने की, तो इस हवाले से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी लैकिंग है जिस पर अभी काम
हो रहा है, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं कि ये इन फ्यूचर जो है वो चीज़ें हमारे पास पूरा ईयर अवेलेबल हो अराउंड द ईयर, और हम इसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग करके इसको डिफरेंट प्रोड्यूस के अंदर अपने इस्तेमाल कर सकें। हमारे तो देहात में आप देखें ना कि आम को जो रख के उसका अचार बना के पूरा साल खाते हैं। जी बिल्कुल, हाँ स्टोरेज बना के। बिल्कुल, सिर्फ अभी इस वक्त जो है वो अचार की तरफ फोकस हमारा अचार की ज्यादा है, तरफ ही फोकस है ना हाँ, लेकिन दुनिया में बड़ी चीजें बन रही है ना। देखिए अब आप तो मैंगो आइसक्रीम से लेके मैंगो डेजर्ट से लेके केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, शेक्स हैं, जूसेस हैं, मतलब सैलेड्स हैं, यू नेम इट एंड यू हैव इट। हर चीज के अंदर दुनिया इसको मैंगोस को यूज करती है, हर तरीके से इसको वाइल कुकिंग भी यूज किया जाता है। तो मतलब दुनिया में डिफरेंट तरीके हैं मैंगो को यूज करने के, और हमारे पास जो है उनसे सबसे बेहतर मैंगो है, नंबर 1 मैंगो जिसे आप कह लें दुनिया का, जो पाकिस्तान का। तो हमें उसको पूरा साल एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, तो उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। तो ये वाली प्रोसेसिंग की बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर फैसिलिटीज आएंगी तो फिर शायद हम इस काबिल हो जाएंगे कि जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और इस हवाले से हमारी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को गई हुई भी हैं, और कुछ अभी फर्दर भी हम उसमें पाइपलाइन में उनके साथ काम कर रहे हैं कि हमें इस तरह की इंडस्ट्री, इस तरह की मशीनरी लगाने का, इस तरह की इक्विपमेंट लाने का, इस तरह की जो उनकी रिसर्च है उसको यहाँ पे लेके आने के लिए फैसिलिटेट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, ताकि हम जल्दी जो है वो इन तमाम चीज़ों को कोप अप कर सकें। चलें तो ज़बरदस्त। और मैंगो के हवाले से और लास्ट कमेंट आपका क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? तो थैंक यू जी। मैंगो के हवाले से यही है कि हमारा नेशनल फ्रूट है, हमें इसको दुनिया भर में प्रमोट भी करना चाहिए, और वंस जो भी इसको टेस्ट कर लेता है दुनिया में, कोई भी वो किसी भी लेवल पे हो, और वो उसका जो है वो मद्दा होकर रह जाता है। तो हमें जो ये हमारी पहचान है मैंगो हमारी, तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए और खूब इंजॉय करना चाहिए। थैंक यू। नहीं बिल्कुल। और इम्तियाज इंटरप्राइजेज एक अच्छा मोतबर नाम है, बड़ा नाम है, जो एक्सपोर्ट्स की दुनिया में आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। प्लेजर जी, प्लेजर। वो कि आम तो हम यहाँ नहीं रख सके, हम यहाँ टेस्ट कर सकें, लेकिन ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी वक्त फिर तो हमें दोबारा आम को भी जो है ना वो दिखा देंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आम के हवाले से, फलों का बादशाह आम, उसके एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और लोकल मार्केट में तो अवेलेबल है ही, आप डेफिनेटली उसको एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एक्सपोर्ट भी उसकी खासी ज़्यादा है, जो कि खुशाइन बात है, और इससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी खासी बड़ी मिकदार में जो है वो आने की तवक्को है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे सेहत के शोबे के हवाले से। हमने कई शोज़ में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के हवाले से बात की है, और पाकिस्तान में नर्सेस के शोबे के हवाले से बात की है कि नर्सेस का जो शोबा है उसे एक तरफ हुकूमत कह रही है कि तरक्की देनी है, नर्सेस की तादाद बढ़ानी है, जिससे ना सिर्फ हमारे अपने शहरियों के लिए जो सेहत की सहूलतें हैं उसका जो मेयार है वो बेहतर होगा, बल्कि एक जो मैन पावर है वो बैरून मुल्क भी जाकर सर्व कर सकेगी, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन होगा बल्कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी मिलेगा। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का एक तरमीमी एक्ट जिस पर काम हो रहा है और वो मंजूरी के करीब है, उस एक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर तमाम सूबे जो है वो नाराज़ हैं। उन सूबों के जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग ऑफिशल्स हैं, वो नाराज़ हैं इस बात पर, उन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा खैरुन्निसा खान साहिबा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नर्सिंग सिंध। अस्सलाम वालेकुम खैरुन्निसा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरुन्निसा साहिबा, पहले तो ये बताइए कि इस्लामाबाद आप गई हुई थी, तो पीएनसी एक्ट के हवाले से ही यकीनन आपकी मुलाकातें रही हैं, तो क्या किन किन से आपकी मुलाकात हुई और वहाँ पे क्या डिस्कशन रहा? हाँ देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार से मिले मैडम फौजिया मुश्ताक से, उसके बाद प्रेसिडेंट पीएनसी जो मैडम अफशर आजमी है, और सर हसन कासी जो कि वाइस प्रेसिडेंट पीएनसी है। हमने इन तीनों से मुलाकात की और डिस्कस भी किया हमने अपने अपने सूबों के पॉइंट्स। इससे हम चारों डिटेल्स शामिल हैं चारों सूबों के, इवन के जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइजर नर्सिंग है मिस फारिया, वो भी शामिल है। और हम सबका एजेंडा यही था कि जो एक काउंसिल चारों सूबों से मिलकर बनी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको एज लाइक प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। कुछ 4 पसंदीदा लोग डायरेक्टर की पोस्टों पे आएंगे प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट पर, तो ये आइन जैसे उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो चारों सूबों के सेक्रेटरीज जो कि इम्प्लीमेंटर होते हैं डिसीजन मेकिंग के, आप देखें कि डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे फ्लॉज आते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल देती हूँ कि लास्ट टाइम इन्होंने करिकुलम बनाया CMW का, और उसमें इंटरमीडिएट के कुछ जनरल सब्जेक्ट शामिल किए, इंग्लिश, पाकिस्तानी, इस्लामियत वगैरह। अब मेरे सूबे से क्या पूरे पाकिस्तान से ये किराया आया
कि आप मैट्रिक के आर्ट ग्रुप के उर्दू मीडियम में कोर्स करवा रहे हो आप CMW का, और लोअर लेवल से आप उठा रहे हो, स्किल बेस्ड प्रैक्टिस करा रहे हो आप लोअर कम्युनिटी के लिए, और वहां पर आप उनसे कह रहे हो अंग्रेजी आपने इंटरमीडिएट की देनी है। तो वो पूरा का पूरा 2 साल का मेहनत जो बड़े बड़े हाई लेवल पे खर्चा पानी इन्होंने किया, होटल्स में मीटिंग्स की, सारा कुछ बनाया, आखिर में इम्प्लीमेंटेशन पे वो 0 पे चला गया। अगर स्टार्ट से हमें ऑन बोर्ड लेते, क्योंकि हम देखें कंट्रोलर रहे, ये तो फिर सारी उनकी प्रैक्टिस सारी जाए होगी, सारी मेहनत जाए होगी ना उनकी, अगर पहले ही ऑन बोर्ड ले लेते। का आप देखें 99.9% की पॉपुलेशन जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट की मौजूद है, उसको साइडलाइन करके अगर 4 मुख्तसर लोग जो है वो चीजें बनाते हैं, डेफिनेटली उनकी कॉम्पिटेंसी पे हम बात नहीं करते, होगी उनकी कॉम्पिटेंसी, लेकिन हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि उनका पब्लिक सेक्टर का एक्सपोजर ही नहीं है। आपकी 99% पॉपुलेशन जो है वो उन एरियाज में वर्क कर रही है जहाँ आप आगा खान देखें, आगा खान में कितने % पॉपुलेशन जाती है आपकी, तो आगा खान के एक्सपीरियंस को आप पब्लिक सेक्टर पे किस तरह डाल सकते हो। तो यहाँ मेन चीज यही थी, और फिर कुछ चीजों को मैनिपुलेट किया है, जिस तरह डायरेक्टर नर्सिंग एक्स ऑफिशियो रखी है और उसमें नॉन वोटिंग लिखा, जबकि ईस्टा कोड कहता है कि वो वोटिंग भी करेंगे, वो डिसीजन भी करेंगे, वो डिबेट भी करेंगे, और तमाम जगहों पे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, अदर मेंबर की तरह उनके राइट होते हैं। तो यहाँ डायरेक्टर नर्सिंग को भी एज ऑब्जर्वर बना दिया, यानी कि वो जो 4 डायरेक्टर्स उनकी अपॉइंट होंगी प्राइवेट सेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट से, उनके पास सारे अथॉरिटीज होंगी, यानी कि वो अकले कुल है सारी नर्सिंग का, उनको हर चीज पता है, बाकी को शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो 4 सूबे हैं, चारों सूबों को उन्होंने निकाल दिया, सेक्रेटरीज को निकाल दिया, डायरेक्टर्स को निकाल दिया, इवन के फेडरल गवर्नमेंट को निकाल दिया, आर्म फोर्स को भी निकाल दिया। हमारे पास जिस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डायरेक्टर नर्सिंग होता था, उसमें मेंबर एडवाइजर नर्सिंग आ जाते हैं, आर्म फोर्स की जो भी हेड होती थी ब्रिगेडियर, वो उसकी मेंबर होती थी, और ये कॉम्पिटेंट लोग डिसीजन मेकिंग में साथ होते थे, क्योंकि इनको ही अपने अपने डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट करना है चीजों को। इवन की ऐसा नहीं है कि इनके पास नॉलेज नहीं है, ये एजुकेटेड लोग हैं, एक्सपीरियंस है, टीचिंग लाइन के ही होते हैं, क्योंकि जितने बोर्ड मेंबर्स आते हैं, काउंसिल मेंबर्स, ये सारे टीचिंग साइड से ही होते हैं, तो वो सारे स्किलफुल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं। और एक चीज उनकी है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है, इस बात पे हमने उनके साथ एग्री किया कि भाई सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होगा, एक क्राइटेरिया के तहत पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड एक्सपर्ट्स आएंगे, बिल्कुल हम इससे मानते हैं। हमने डॉक्टर नौशीन जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है उनके साथ ये अपना एजेंडा चारों सूबों का रखा। इसके अंदर जो बोर्ड है, बोर्ड के कंट्रोलर्स को भी शामिल नहीं किया, जो कि हमेशा से ऑब्जर्वर में शामिल होते हैं, तो उनको भी मिस कर दिया। अब ये देखें कि जो पर्सन काम करते हैं, जिनका इनपुट होता है, उनको अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे तो आपकी चीजें पॉलिसी मेकिंग हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि डायरेक्टर्स का पॉलिसी मेकिंग में होना बहुत जरूरी है, और पॉलिसी मेकिंग करना, रेगुलेशन बनाना, यही तो एक्सपर्टीज है PMC की। तो खैरुन्निसा ये बताइए आप वहाँ गई हैं इस्लामाबाद में, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, तो आपने उन लोगों से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या सोचकर किया कि जब सूबों के जो ऑफिशियल्स हैं आप उनको ही नहीं रखेंगे तो फिर वहाँ खाली नाम की बॉडी का क्या फायदा होगा कि जब वो कोई डिसीजन लेंगे या नीचे उस पर इम्प्लीमेंट ही अगर नहीं होगा तो? देखिए, इससे सबसे बड़ा जो किराया आने वाला है ना, उन्होंने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को ब्रेक कर दिया है। हो सकता है हम सिंध नर्सिंग काउंसिल बना लें, KP अपनी काउंसिल बना ले, पंजाब अपनी काउंसिल बना ले, जो एक नेशनल बॉडी की वर्क होती है वो खत्म कर देंगे। जब सूबों को एम्पावरमेंट नहीं देंगे, एम्पावरमेंट खत्म कर देंगे उनकी, तो डेफिनेटली ये किराया आ सकता है, और ये मेन किराया होगा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत बड़ी वैसे ये ख्याल ही है या इस पे कुछ काम भी हो रहा है क्या सिंध में? जी, ये वैसे एक ख्याल ही है या इस पे कुछ काम अभी शुरू हो चुका है क्या सिंध में? देखिए, इस पे काम शुरू होने के हक में हम इसलिए नहीं थे कि हम नेशनल बॉडी को एम्पावर करें, क्योंकि इंटरनेशनली हमारे जब स्टूडेंट्स जाएंगे तो उनको इशू आएगा, तो 4 एक रियासतें बना देंगे हम। तो उनसे चाहते थे कि हम एम्पावर करें काउंसिल को, और काउंसिल का जो नया बिल है वो बहुत बेहतर आना चाहिए था। अब वो बेहतरी की तरफ तो जैसे कब जाता है, क्योंकि कुछ पोस्ट पे तो उन्होंने मुख्तस की जो PM ही करेगा, अब जो जिसका PM आएगा उसका करेगा। आज इमरान खान साहब की हुकूमत है,
आज उनके 4 यूनिवर्सिटी के 4 सिविल सोसाइटी के लोग आ जाएंगे, कल किसी और की हुकूमत होगी वो आ जाएगा। तो यहाँ पॉलिटिसाइज कर दिया है एक जो प्रोफेशनल बॉडी है उसको। तो एक चीज तो हमें इस पे एतराज है कि प्रोफेशनल बॉडी को प्रोफेशनल रहना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ी जो उसमें बाय मिस्टेकन हुई है या जो भी हुआ है मसला, रिकॉग्निशन जो पीएनसी का डोमेन है, पीएनसी रेगुलेटर है, उन्होंने रिकॉग्निशन हेड को उठा के दे दी है। अच्छा, हेल्थ केयर कमीशन तो डेफिनेटली करता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज को, और जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है उन्हीं के नर्सिंग कॉलेज को पीएनसी रिकॉग्नाइज करता है। तो जो पीएनसी का डोमेन है, अगर वो डोमेन ही उनसे ले लिया तो फिर वो काम क्या करेंगे? जस्ट करिकुलम भी नोटिफाई हेड करेगा, तो फिर पीएनसी को खत्म कर दो आप। क्या डायरेक्टर्स को क्या सिर्फ उनको सैलरियां देने के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो? फाइनेंस बजट जो पीएनसी में जमा हुआ है उसको यूटिलाइज करना है। मेरे ख्याल में जो उनकी 20-20 ग्रेड की सैलरियां होंगी वो 4 साल में तो पीएनसी का बजट ही खत्म कर देंगी पूरा। क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखी है इन लोगों ने ये बनाते टाइम? इन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं देखी। और दूसरा ये कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इन्होंने ये भी कहा कि कोई सूट भी नहीं कर सकता इसके ऊपर। आइन में डाल दिया इन्होंने, हायर फायर हर चीज की अथॉरिटी इनकी होगी, यानी कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना के उसकी हायर फायर सब इनको दे दिया, तब जैसे मर्जी ये करें। तो इसमें कुछ चीजों की अमेंडमेंट डेफिनेटली होनी थी। फिर एजुकेशन में भी जो बहुत सारी चीजें हैं वो भी हमने इसमें शामिल की, जिस तरह एमपीएच एमएसपीएच की एजुकेशन ही नहीं डाली है इन्होंने। आप एक तरफ डीएनओ की पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि मास्टर पब्लिक हेल्थ होगी, डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग ऑफिसर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे हम काम कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स का रोल प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने एजुकेशन निकाल दी है, तो वो एक लिमिटेड एजुकेशन डाली है। तो इस तरह नहीं होगा। हम नर्स प्रैक्टिशनर पे जा रहे हैं जो कि डायबिटिक नर्स होगी, आपकी हाइपरटेंशन की होगी, डायलिसिस की होगी, तो डिफरेंट स्पेशलिटी होगी। तो आइन जो हम एडवांस लेवल पे बना रहे हैं आज के दौर में, एजुकेशन के स्टैंडर्ड जो वो इतना वास्ट होना चाहिए था, उसमें इस तरह लोग खोल देते हैं। जैसे एमबीए हेल्थ मैनेजमेंट भी कर रहे हैं अब हमारे लोग बहुत सारे, तो जो सर्विसेज में जा सकते हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इस तरह हमें कुछ चीजें उनके लिए रखनी थी जिनको इन्होंने मिसिंग किया है। तो अभी इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट अपने इनकॉर्पोरेट किए। वैसे ये बताइए खैरुनिसा साहिबा, ये बताइए कि इससे पहले ये जब एक्ट के हवाले से वर्किंग हो रही थी और ये एक्ट आ रहा था, तो इससे पहले क्या आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं हुई? किसी सूबे से कोई मुशावरत नहीं हुई? किसी किस्म की कोई खतों की दावत, कोई वर्कशॉप, कोई मुशावरती इजलास, कुछ नहीं हुआ? देखिए, बहुत बड़ा इल्मिया कहना चाहिए ये कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का एक्ट आ रहा है और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। इनको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया, वहाँ के मेंबर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो फिर ये कौन थे पैराट्रूपर्स जो पैराट्रूपर्स बनकर आए और नर्सिंग काउंसिल को तबाह करने के दर पे हैं? फिर ये कौन लोग हैं जो नर्सिंग काउंसिल को मजीद बेहतर करने के बजाय उसे तबाह करने के दर पे हैं? क्या रबड़ स्टैम्प बनाना चाहते हैं इसको? कुछ चीजें अच्छी भी है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि 100% खराब है। कुछ चीजें इसकी अच्छी भी है, जो अच्छी है वो होनी चाहिए, लेकिन जो सूबों की एम्पावरमेंट है वो खत्म नहीं कर सकते है, क्योंकि खत्म करेंगे तो डेफिनेटली इसकी जो रिएक्शन आएगा वो कुछ और आएगा। तो हमें ये सोचना होगा। अभी हमने उनको यही चीजें लिखवाई हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी में ये क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं आपने खैरुनिसा? आपने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं सिंध की तरफ से? इससे हमने यही कहा कि जो सेक्रेटरीज है उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर किया जाए बिल्कुल, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में इवन के देखिए चेयरमैन बोर्ड एग्जामिनेशन हेल्थ होता है, तो सारी इम्प्लीमेंटेशन वहां से होती है, तो उनको भी शामिल किया जाए। क्योंकि यहाँ कुछ चीजें हैं जो रेगुलेटर हम अलग कर दें, इम्प्लीमेंटर हम अलग कर दें, तो इस तरह नहीं होगा। कुछ चीजों में हमें ऑन बोर्ड चीजों को लेना पड़ता है। डायरेक्टर्स जो है वो तो पार्ट है, हेड ऑफ नर्सिंग होते हैं चारों सूबों के, तो एजुकेशन सर्विसेज दोनों को डील कर रहे होते हैं, तो वो उसके मेंबर होंगे, डेफिनेटली होंगे। नर्सिंग एडवाइजर इसकी मेंबर होगी, आर्म फोर्स की जो भी हेड नर्सिंग है वो मेंबर होगी। तो इस तरह ये मेंबर्स को तो शामिल करना मस्ट है, क्योंकि इनके बगैर अगर डिसीजन करते हैं तो बहुत लुक कॉल आएंगे इनके। और सेकंड चीज ये कि एज ऑब्जर्वर ये डाल रहे हैं, जब डिसीजन मेकिंग में कोई नहीं होता तो ऑब्जर्वर की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर कंट्रोलर्स को जिस तरह पहले ऑब्जर्वर डाला जाता था उनको तो बिल्कुल ही निकाल के बाहर कर दिया है। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, क्या बोर्ड को ताला लग गया है तो आपने उसको शामिल नहीं किया, तो उनको शामिल करना चाहिए था। क्योंकि जब पहले 73 का आइन बना तो उसमें उस टाइम बोर्ड क्रिएट हुए थे, न्यू बने थे, उसके बाद तमाम चीजें बनी हैं, बायलॉज बने हैं, सारी चीजें आई हैं। तो अब इसी तरह इनको
ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होंगी आइन के अंदर। तो हमने बड़े वैलिड पॉइंट दिए हैं जिससे हमारी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है कि ये चीजें इसमें शामिल की जाए, अदरवाइज ये जो एक्ट है ये फेलियर की तरफ जा सकता है 100%। तो इन दोनों ऑफिशियल्स का रिस्पांस क्या है? आपने जब सजेशन दी तो इनका क्या कहना था, क्या कहते हैं, ये अंडरस्टैंड किया है इन्होंने कुछ? बिल्कुल, डॉक्टर नौशीन ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, डीजी हेल्थ साहब ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसके अलावा भी जो हमारे अपने स्टैंडिंग कमेटी में जो हमारी अपनी मिनिस्ट्री है वो भी इसको टेकअप कर रही है और इंशाल्लाह पॉइंट वहां पर जा रहे हैं कि ये चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। इसमें कहा जाता है कि पीएम टास्क फोर्स ने ये बनाया, तो देखिए पीएम टास्क फोर्स 4 जो इदारे हैं ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस बिल को 100% काउंसिल के अंदर आना चाहिए था, वहाँ कंसेंसस डेवलप होता, तमाम जो नर्सिंग एक्सपर्ट्स वहाँ पर बैठे होते हैं वो ऑन बोर्ड होते और पीएम टास्क फोर्स भी होती है उसके साथ। हमें तो कोई एतराज नहीं है इनके बैठने पर, इनके इनपुट पर, क्योंकि ये भी हमारे सीनियर हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं टीचिंग लाइन में, इनके अपने बड़ी रिसर्चेज हैं और हम इनको कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन देखिए टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट चीजें डिफरेंट आती हैं। आइन बनाना कि ये एक्सपर्ट है ये नहीं कह सकते हम इनको। तो अब पीएचडी कोई पर्सन एक सब्जेक्ट में करता है ना, तो हर फील्ड में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो आप नर्सिंग में हो सकता है, टीचिंग साइड से आप बहुत एक्सपर्ट हो, पीएचडी हो, आपकी रिसर्च हो, लेकिन आप एडमिन साइड में भी एक्सपर्ट हो, तो हम ये बात नहीं कर सकते। तो यहाँ जो कंसेंसस डेवलप होना था नर्सिंग प्रोफेशनल्स का वो नहीं हुआ। देखिए हम नर्सिंग प्रोफेशनल आपस में आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, हो सकता है हम उनकी बात माने वो हमारी माने, तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए था कम से कम। और बाकी सूबों के जो नर्सिंग प्रोफेशनल थे, खैरुनिसा आपके साथ जो बाकी सूबों के नर्सिंग डायरेक्टरेट से जो लोग गए हुए थे उनका क्या कहना था? आपके जो पॉइंट्स थे उससे उन्होंने एग्री किया? बोल रहा है वो ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन आप हमें राजी तो करो ना, एग्रीमेंट तो करो ना, हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे तो सही ना कि कौन सी चीजें सही है गलत है, तो आप जस्टिफाइड तो करो। आप इस तरह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल को कैसे बना सकते हो? और डेफिनेटली हम की काउंसिल है, जिसकी जो रिजर्वेशन है वो दे रहा है, बल्कि मैंने पॉइंट वहाँ पर भेजे हैं हम चारों डायरेक्टर्स ने, उसमें हमने बाकायदा पब्लिक को मैंने एक वो भी वॉइस मैसेज भी किया था कि जिसमें जो पॉइंट हमें देने हैं वो हमें दे दें, ऐसे हम इनकॉर्पोरेट कर दें उसको। इसे हो सकता है और मेरे पास कुछ पॉइंट बहुत वैलिड आए, जिस तरह जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी आए, जो पॉइंट उन्होंने दिए वो भी हमने इससे इनकॉर्पोरेट किए। तो जो पर्सन भी जो चीजें देता है हम उसको लेते हैं, वन मैन शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो हमने अपनी सूबाई जो एक कहते हैं कि एज ए स्टेक होल्डर फर्ज अदा करना चाहिए था वो हमने किया और लास्ट टाइम तक हम करेंगे। बाकी देखिए अल्लाह पाक का इख्तियार है। आपको उम्मीद क्या है? आप इन लोगों से मिल के आई हैं खैरुनिसा, उम्मीद क्या है आपको? क्या उम्मीद? देखिए मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि 100% कुछ हमारे वैलिड पॉइंट को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। इवन के पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन, जिससे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी डीएस मैडम अक्षा खुद पीएनएफ की सीट से आके प्रेसिडेंट बनी और मैडम निगर दुरानी जो कि अभी भी मीटिंग्स में बहुत सारी मीटिंग्स में हिस्सा होती हैं, उनका कोई रद्द अमल नहीं आया पीएनएफ को किक आउट करने पर। एक ही एसोसिएशन इसमें शामिल थी और डेफिनेटली वो एसोसिएशन किसी की जागीर नहीं है। आप नए इलेक्शन कराते, न्यू जनरेशन को लाते और इस प्लेटफॉर्म से कोई भी आता। सही, बहुत शुक्रिया आपका खैरुनिसा खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और इस अहम टॉपिक पर आपने गुफ्तगू की है। तो पाकिस्तान में नर्सेज अच्छे कैसे होंगे, नर्सेज का प्रोफेशन अच्छा कैसे होगा जब आप उनकी जो प्रोफेशनल बॉडी है आप उनको ही सही तरह से आगे नहीं बढ़ने देंगे और तमाम सूबों का इनपुट उसमें नहीं रखेंगे। नाज़रीन, आज के इस मेट्रो मैटर से अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।